ठीक है, हम लोग अभी तक फर्स्ट चैप्टर में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फिर इसके बाद में क्या पढ़ा, टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, कैसे कैसे रेनफॉल अपन मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, उस जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उस डिवाइस को क्या कहते हैं, है ना, कितने टाइप के होते हैं वो डिवाइसेस, रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो डेटा आएगा रेन गेज से उसको हम एवरेज रेनफॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तीन मेथड पढ़े थे उसमें हमने हमने पढ़ा था सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, फिर पढ़ा था थीजन पॉलीगॉन, उसके बाद हमने पढ़ा था आइसोहेडरल मेथड। ठीक है, अब इसके आगे हमको जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा टॉपिक रन ऑफ। क्या, ठीक है, रन ऑफ क्या समझते हो? हाँ, पानी, बहता हुआ पानी है सब। ठीक है, चलो कुछ थोड़ा वो सही बोला, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, है ना। रन ऑफ मीन्स, क्या है रन ऑफ का, द ड्रेनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया थ्रू द सरफेस। इसकी यूनिट होती है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम काय में मेजर करते हैं जनरली, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम काय में मेजर करते हैं, सेकेंड। ठीक है, किसी भी एक एरिया के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? रन ऑफ क्या है, कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात है कि वो पानी जो ड्रेन ऑफ हो रहा है, जो आप कह रहे थे ना बहाव वाला पानी, जो अलग अलग चैनल से, अलग अलग नदी नाले नहर से बहता हुआ निकल रहा है, तो मैं क्या कहलाएगा, रन ऑफ कहलाएगा। आपको एक असाइनमेंट दिया था मैंने, छोटा सा, ये जानने के आने के लिए कि डिस्चार्ज क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, पढ़ के आया कोई? क्या यूनिट होती है, क्यों होती है डिस्चार्ज की यूनिट? मीटर क्यूब पर सेकेंड या फीट क्यूब पर सेकेंड? डिस्चार्ज, रन ऑफ को हम हमेशा डिस्चार्ज के फॉर्म में नापते हैं। किसके फॉर्म में नापते हैं? डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, फीट क्यूब, इंच क्यूब, जो भी लेंथ की यूनिट क्यूब अगर अपन करते हैं तो क्या आता है, वॉल्यूम आता है ना। ये सिंपल सी बात है। और पर यूनिट टाइम मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब रन ऑफ को हम हमेशा डिस्चार्ज के किसी भी एक एरिया, कैचमेंट एरिया के लिए रन ऑफ को हम नापेंगे किसके फॉर्म में, क्यूब पर सेकंड के फॉर्म में। ठीक है, अब कोई भी कैचमेंट एरिया का रन ऑफ जो होता है वो हम चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला भाग है डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन, जैसे सीधा सीधा पानी गिरा नदी नालों में, उसका डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। दूसरा तरीका ये है कि सरफेस से रन ऑफ हुआ, पहले जमीन पे गिरा, जमीन से बहते बहते फिर उसमें गया। ठीक है, तीसरा तरीका है इंटरफ्लो, कि पहले गया जमीन पे गिरा, जमीन से गिरने के बाद में जमीन के थोड़ा सा नीचे गया, फिर जमीन के नीचे बहते बहते जाके स्ट्रीम में मिल गया। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक तरीका ये भी है कि जमीन पे गिरा, जमीन से जमीन के नीचे गया, नीचे जाके ग्राउंड वाटर मिला, ग्राउंड वाटर मतलब धरती के नीचे जो पानी होता है उसमें जाके मिला, और वो भी नीचे पानी बहता है, भी एक तरह से कह सकते हैं, सोकॉल्ड नदियां बहती है नीचे, तो वो नदी भी जाके कहीं सरफेस में, अपने सरफेस सोर्स में जाके मिल गई, है ना। तो चार तरीके से अपन रन ऑफ को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कौन सा है, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन, है ना। इसको अपन लिख लेते हैं, रन ऑफ मे बी डिवाइडेड इनटू पार्ट। रन ऑफ फॉर ए कैचमेंट
कैली डिवाइडेड इनटू 4 FOUR पार्ट्स, है ना। पहला पार्ट है डायरेक्ट, PIREC, डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन, PRECIPITATI प्रेसिपिटेशन, है ना। सीधा पानी कहाँ गिरा, नहर भी अपनी नदी थी या जो भी मेन नल था उसमें गिरा। दूसरा तरीका क्या है, सरफेस रन ऑफ, सरफेस से होते हुए फिर उसमें जाके मिला। तीसरा इंटरफ्लो, पहले जमीन पे गिरा, फिर थोड़ा सा जमीन के नीचे, फिर साथ में बहते बहते ढलान की वजह से, पर जमीन के नीचे से, जमीन के ऊपर से नहीं। और चौथा क्या है, ग्राउंड वाटर फ्लो। अब जमीन से जाके ग्राउंड वाटर में मिल गया, फिर वहां से बहते बहते मेन जगह पे आया। आई बात समझ में। अब इसके बाद जो हमको टॉपिक देखना है वो ये देखना है, आप देख सकते हो अपने सिलेबस में, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रन ऑफ डिपेंड करेगा। रन ऑफ का मतलब समझ में आ गया, एक बार बताओगे रन ऑफ का मतलब क्या है, क्या समझ में आया रन ऑफ मतलब। पानी गिरने के बाद जो पानी बह रहा है वो रन ऑफ है, ठीक है। हम रन ऑफ क्लियर करेंगे मेन जो चैनल है, जो भी हमारा स्टडी वाला, जैसे कैचमेंट एरिया हमने समझा था, बड़ा सा कैचमेंट एरिया था, उसमें बीच में एक नदी होती है जो मेन उसकी ड्रेनेज चैनल होती है, तो उसमें रन ऑफ मेजर करेंगे। उसमें रन ऑफ मेजर करने से क्या होगा, हाँ आ जाओ और चुपचाप या तो अपनी सीट ले आओ और बैठ जाओ, है ना। तो रन ऑफ हम उस स्ट्रीम में, ये किसी भी स्ट्रीम में हम रन ऑफ मेजर करेंगे, किसी भी स्ट्रीम में पानी चार तरीके से आ सकता है, वो देख लिया। अब उसमें कितना पानी आएगा, कैसे पानी आएगा, वो किन फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है, ये सोचो। मैं तो सजेस्ट करूं, हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, AFFECTI अफेक्टिंग, AFFECTING, है ना, ओ नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, कौन कौन से फैक्टर होंगे जल्दी बता, क्या बोल रहे हो तुम। हाँ उसके थ्रू आते ही है ना, वो तो दूसरी साइड के स्ट्रीम से आता है। पर सबसे पहला फैक्टर ये हो सकता है रेनफॉल। रेनफॉल फैक्टर नहीं है, पानी नहीं होगा तो रन ऑफ कहाँ से आएगा। तो सबसे पहला फैक्टर अपना हो सकता है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स। ACTERISTICS, है ना। रेनफॉल मतलब किस प्रकार की बारिश, तेज बारिश होगी, जैसे अगर मान लो ऐसी बारिश हुई, आधा घंटा हुई पर बहुत तेज हुई, तो रन ऑफ अलग आएगा, है ना। 10 घंटे हुई पर धीमी धीमी हुई, तो रन ऑफ अलग आएगा। क्यों, क्योंकि वो पानी जमीन में बैठता जाएगा, सरफेस ओवरफ्लो कम होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। ड्यूरेशन, कितनी देर तक पानी गिरा वो भी इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से गिरा ये इंपॉर्टेंट है। ओले गिरे के ग्लेज गिरी, जो अपने टाइप हो के स्नो गिरी, तो रन ऑफ उसके हिसाब से चेंज होता है कि नहीं होगा। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, कि नहीं सोच पा रहे, पक्की बात है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कि पानी गिरा, मान लो राजौड़ में पानी गिरा, तो ऐसी जगह पे पानी गिरा जो ऊंची बसी, है ना, और ऐसी जगह पानी नहीं गिरा जहां पे ढलान थी, तो रन ऑफ कम मिलेगा। ऐसी जगह जो समतल थी वहां पानी गिर गया, बारिश तो कहीं भी गिर सकती थी, कई बार ऐसा था कि यहाँ कॉलेज में पानी गिर रहा होता, सड़क पे पानी नहीं गिर रहा होता, है ना। तो पानी ऐसी जगह समतल थी जगह, और जहाँ ढलान थी, जहां से बह सकता था पानी, वहां पानी नहीं गिरा, तो रन ऑफ मिलेगा क्या। समतल जगह में रन ऑफ कैसे मिलेगा, रन ऑफ मिलने के लिए ढलान चाहिए ना। कोई मोटर तो लगा के नहीं रखी है पर नदियों में कि पानी आगे बढ़ेगा, पानी ढलान से बढ़ता है आगे। तो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सब चीजें आएंगी। मिट्टी कितनी सूखी है कितनी गीली, इस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा रन ऑफ। क्यों, वो एब्जॉर्ब कर लेगी पहले ज्यादा, तो रन ऑफ नहीं होने देगी। और अगर गीली मिट्टी देगी तो कहेगी हमको चाहिए ही नहीं, तुम आगे बढ़ो। तो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं रन ऑफ जानने के लिए, है।
है कि नहीं? कि कितने प्रकार से रेनफॉल क्या क्या कर रही है, जैसे टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, नाम नाम लिख दूं? है प्रेसिपिटेशन किस फॉर्म में हो रहा है उस पर रन ऑफ डिपेंड करेगा। अब अगर ओले गिरेंगे तो उसका रन ऑफ तो नहीं आएगा ना, है ना? फिर रेनफॉल इंटेंसिटी, कितनी जोर से पानी गिर रहा है। अगर धीमे धीमे पानी गिरेगा तो धरती एब्जॉर्व करती रहेगी, पर अगर बहुत जोर से पानी गिर रहा है तो धरती तो बहेगा ज्यादा। ठीक है। रेनफॉल ड्यूरेशन, ये थोड़ी सी खिड़की खोल दो तो क्या बदबू आने लगी है, ज्यादा लोग हो गए ना कमरे में। रेनफॉल ड्यूरेशन, हाँ हाँ, रेनफॉल ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा, ज्यादा देर पानी बरसेगा तो ज्यादा रन ऑफ मिलेगा, है ना? रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, पानी किस प्रकार से बरस रहा है, कहाँ कहाँ बरस रहा है, और सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, ये सभी फैक्टर है रन ऑफ के क्या नहीं है? है? ठीक है। इसके अलावा और क्या फैक्टर सकता है बताओ? बताओ इसके अलावा क्या हो सकता है? कैचमेंट का फैक्टर हो सकता है। कैचमेंट एरिया कैसा है? कैचमेंट एरिया की अगर स्लोप ज्यादा होगी, ऐसा कैचमेंट एरिया हो मान लो, या मान लो ऐसा ही हो, तो झरना ही बन जाएगा पूरा। जितनी ज्यादा स्लोप होगी उतना ज्यादा रन ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसके अलावा और क्या कैचमेंट एरिया फैक्टर, एक मैंने तुमको एग्जांपल दिया, एक आप गैस करो। अगर कैचमेंट एरिया में पेड़ पौधे ज्यादा है तो रन ऑफ ज्यादा कम मिलेगा। पत्तों पे रहेगा, जड़ें रहती है, घास वगैरह भी रहती है, तो जमीन की पोरोसिटी बढ़ती है, तो ज्यादा पेड़ होने से पानी जमीन में चला जाता है, तो रन ऑफ कम मिलेगा, है ना? तो वेजिटेशन, ठीक है। इसके अलावा कैचमेंट एरिया की जमीन कैसी है, नहीं क्या उसकी जियोलॉजी कैसी है, तो रन ऑफ ज्यादा आएगा। और अगर ऐसी मिट्टी होगी नहीं ज्यादा एब्जॉर्व करती वहां पर, तो फिर रन ऑफ कम आएगा। आएगा। ये तो मैं एक्सप्लेन करूँ। ड्रेनेज नेटवर्क, इसका मतलब क्या है? कैचमेंट एरिया है मान लो, नहीं कर पाओगे एक्सप्लेन ड्रेनेज नेटवर्क को? कैचमेंट एरिया में क्या होता है, छोटी छोटी ड्रेनेज गैलरीज होती हैं, और वो एक बड़े ड्रेन जाके मिलती है। अब मान लो कैचमेंट एरिया तुम्हारा ऐसा है कि ड्रेनेज नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा ही नहीं है, मतलब यहाँ नाली आई, वहीं कहीं रुक गई, कहीं एक गड्ढा मुड्ढा होगा वहां पानी भर गया, वहां से आगे नहीं बढ़ रहा पानी। तो जो तुम्हारा मेन ड्रेनेज चैनल है, अगर कनेक्टेड नहीं है बाकी दूसरी ड्रेनेज गैलरीज उससे, तो रन ऑफ कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा? क्यों? पानी आ रहा है कहीं कहीं उल्टी उधर भरा रहा है, वो तो मेन चैनल में आ ही नहीं रहा पानी। तो नेटवर्क कितना अच्छा कनेक्टेड है उससे डिपेंड करेगा ना, क्या नहीं करेगा? है? अगर मान लो नेटवर्क ऐसा है कि पूरी जितनी भी नालियां हैं वो बड़ी नाली में, बड़ी उससे बड़ी नाली में, और सबसे बड़ी नाली या नहर या जो भी है वो पूरी की पूरी मेन नदी में जाके मिलेगी, तो पूरा पानी व्यवस्थित जाएगा तो ड्रेनेज बढ़ेगा। और अगर व्यवस्थित नहीं जा पा रहा है, जैसे कई जगह कॉलोनी की नाली होती है, फिर वहां पे थोड़ा गड्ढा टाइप का रहता है, वहीं पानी छोड़ देते हैं, वो सूखता रहता है, तो वहां ही नहीं मेन जगह तक, तो फिर कैसे ड्रेनेज बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना, डिस्चार्ज नहीं बढ़ेगा, रन ऑफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है। फिर इसके अलावा
साइज ऑफ कैचमेंट पे डिपेंड करेगा है। अगर छोटा सा कैचमेंट है तो वहीं के वहीं पानी गिरा तुरंत के तुरंत ड्रेनेज मिलने लगेगा। पर अगर बड़ा है तो घंटों बाद दिनों बाद हो सकता है कि डिस्चार्ज। जैसे बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ बारिश के 2 से 3 दिन लगती है। क्यों? क्योंकि उनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। और जो छोटे नदी नाले रहते हैं वो तुरंत चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कैचमेंट एरिया छोटा होता है। तो ये भी एक फैक्टर है कि नहीं है? शेप पे डिपेंड करेगा कैचमेंट के। हाँ, CATCHMENT। अगर उसका ऐसा शेप होगा कि जो यूनि में तो सब तरफ से बराबर टाइम पे एक ही टाइम पे पानी आएगा तो एक ही टाइम पे डिस्चार्ज बढ़ेगा साथ में। और अगर शेप ऐसा है कि कहीं से पानी पहले आ गया, पानी तो बहता है तो वो निकल गया, फिर दूसरी जगह पानी फिर उसके बाद आया, तो डिस्चार्ज एक कांस्टेंट या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, इकट्ठा नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही बात की? और अगर यूनिफॉर्म शेप है तो क्या होगा? पूरा ड्रेनेज एक साथ आएगा, एकदम से डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। है कि नहीं? तो ये सब फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते रन ऑफ के? हैं? इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं इसी पेज पर देता हूँ, ह्यूमन फैक्टर हो सकता है। अब कोई भी कैचमेंट है तो उस पर अपन अपना कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, सड़क बना देते हैं, नदी नाले अपन अपने हिसाब से खुदाई कर देते हैं, कई जगह पर पूरी सड़क बनाने के लिए पहाड़ का पहाड़ काट देते हैं, तो कैचमेंट एरिया अफेक्ट हो जाता है, उसकी अफेक्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से ड्रेनेज अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो एक अपने आप का फैक्टर तो है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, पक्की बात है। चलो, तो ये था कहानी हमारी पूरी की पूरी काई की रन ऑफ की और फैक्टिंग रन ऑफ की। ये बात समझ में आ गई? मैं फिर से उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, देखो ये सिलेबस में आप लोग देख सकते हो, फैक्टर फैक्टर ले लो, कैचमेंट एरिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो कैच एरिया पे कैसे डिपेंड करता है? साइज पे, शेप पे, स्लोप पे, वेजिटेशन पे, उसकी जियोलॉजी, मतलब उसमें कैसी मिट्टी, वहां पर रॉक है कि क्या है ना, उसके ड्रेनेज नेटवर्क पे, ये सब चीज हमने पढ़ ली। कैचमेंट एरिया के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि रिज पॉइंट क्या होते हैं, है ना, वैली पॉइंट क्या होते हैं, कैचमेंट एरिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, है। तो ये सब चीजें मिला के अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, उस पर रन ऑफ कैसे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर इस पर रन ऑफ डिपेंड करता है, उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, रन ऑफ क्या होता है, कितने प्रकार से रन ऑफ को डिवाइड कर सकते हैं, रन ऑफ की यूनिट क्या है, ये सब चीजें अभी हमने पढ़ ली। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो इसको तो अभी अपन यही रोक देते हैं।